प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश की इस डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस की ये जो सीरीज है उसमें हम भारत और विश्व का करंट अफेयर्स आपके साथ में साझा करते हैं। और आज की जो प्रमुख खबर है वो संबंधित है एक रणनीतिक आर्थिक वार्ता से संबंधित है, और ये है चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आप लोगों को पता है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई बार जो है वो विवाद होता रहा है, और ये विवाद का मुख्य कारण क्या है, दक्षिण चीन सागर। और आपको पता है चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जो है वो दक्षिण चीन सागर को लेकर के और फिर कई बार जो इनके बीच में विवाद होता रहा है। उसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में मिल करके और जापान के साथ में मिल करके चीन के खिलाफ एक गठबंधन में सहयोगी है, जिसको अपन लोग क्वाड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है वो रणनीतिक आर्थिक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है, तथा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है एंथनी अल्बानीज। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भविष्योन्मुखी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, है ना, रणनीतिक आर्थिक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों देश ये चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में व्यवहारिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिले, तथा दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ में आर्थिक रूप से रणनीतिक रूप से साझेदारी करें। और इसी के तहत फिर आर्थिक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सहमत हो गए हैं। तो हाल ही में चीन ने भविष्योन्मुखी आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक आर्थिक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन के खिलाफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान मिल करके और फिर क्वाड नामक एक संगठन भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो ये भागीदारी है वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके बाद में हमारी जो आज की अगली खबर है वो फिर जीडीपी से संबंधित है। और आप लोगों को ध्यान में होगा फिंच, है ना, ये एक मूल संगठन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और ये जो है वो प्रतिवर्ष विश्व के अलग अलग देशों की जो आर्थिक प्रगति है उसका मापन करते हैं। तो फिंच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा करके कितना कर दिया है, 7.2%। और आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियां हो, वैश्विक लेवल की एजेंसियां हो, तथा भारत का आरबीआई हो, आने वाले समय में भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाए हैं। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत में आने वाले समय में आर्थिक विकास की दर बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक रहने वाली है। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना किया है, 7.2% किया है। तो फिंच रेटिंग्स ने अपनी तिमाही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है, जो कि पहले की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रश्न देख सकते हैं। फिच रेटिंग्स की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जीईओ रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान क्या है, तो भारत का जीडीपी पूर्वानुमान कितना रखा है इन्होंने, 7.2% रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो ये उन्होंने जो है वो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान फिंच ने 2025 के लिए बढ़ा करके 7.2% किया है। ये आज की एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं, और वो खबर है क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट के वैश्विक खिलाड़ी जितने भी हैं उनके संघ को एक नाम दिया गया है FICA, और इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। FICA है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। लेकिन उसके नाम को अभी बदल दिया गया, और क्या नाम कर दिया गया है, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन, WCA इसका नाम कर दिया गया है, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन। तो ये विश्व के क्रिकेट खिलाड़ियों का जो एसोसिएशन था, जिसका पहले नाम क्या था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA, उसका नाम अभी बदल करके क्या कर दिया गया है, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जब देखते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है, क्रिकेट में विश्व खिलाड़ियों के उस निकाय का नाम बताइए जिससे वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल
क्रिकेटर्स एसोसिएशन। क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अगली जो हमारी खबर है वो आप लोगों के फिर आरबीआई से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकों का बैंक है तथा भारत की बैंकिंग संस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ निकाय है। जब अपन आरबीआई की बात करते हैं तो उसने पर्याप्त पूंजी के अभाव में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है ना। और पूर्वांचल सहकारी बैंक जो उत्तर प्रदेश का एक सहकारी बैंक है, तो रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और उसका कारण क्या बताया? क्योंकि उसके पास में पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। तो जब पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना ही नहीं है तो पूर्वांचल सहकारी बैंक जो कि यूपी का है ना, गाजीपुर स्थित एक सहकारी बैंक है, उसका लाइसेंस किसने रद्द कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया था। हाल ही में रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अब फिर हम लोग देखते हैं अगली हमारी खबर की तरफ। और अगली जो हमारी खबर है वो एक सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है। और भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है और उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। क्या नाम है उसका? तरंग शक्ति नाम है। ठीक है। और ये जो तरंग शक्ति अभ्यास है वो भारत का पहला बहुराष्ट्रीय यानी कई सारे देशों के साथ में मिल करके किया जाने वाला एक हवाई अभ्यास है। कैसा अभ्यास है ये? एक हवाई अभ्यास है ना। तो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, इसका नाम क्या है? तरंग शक्ति 2024 अगस्त में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और इसमें पर्यवेक्षक के रूप में काम करने वाले कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों के भाग लेने की संभावना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश अपने सेना भेजने के लिए तैयार हुए हैं? तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, स्पेन है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? तरंग शक्ति है। ये भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है और ये अगस्त में भारत तरंग शक्ति के नाम से इसका जो है वो आयोजन करने जा रहा है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। अगली जो हमारी खबर है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मलेशिया के ली जी जिया ने पुरुष एकल फाइनल में जो है वो विजेता बने हैं। तो पुरुष एकल में फाइनल जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, पुरुष एकल के विजेता हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मलेशिया के ली जी जिया। क्या नाम है इनका? ली जी जिया। ये पुरुष वर्ग में इस खिताब को जीतने वाले व्यक्ति है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ली जी जिया ने जीता। ठीक है। जबकि महिला वर्ग का जो खिताब है वो किसने जीता है? जापान की अया ओहोरी ने जीता है ना। तो ये तो पुरुष वर्ग के विजेता है, जबकि महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो महिला वर्ग की विजेता जो है वो जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अया आहोरी। क्या नाम है इनका? अया आहोरी। ये महिला वर्ग की विजेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात है और ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ठीक है। उसके बाद फिर अपन लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी खबर है वो फिर सिप्री से रिपोर्ट है ना। तो अब सिप्री क्या है? तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। एस यानी स्टॉकहोम है ना। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये क्या करता है? ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जितने विश्व के देश हैं उनके पास में कितनी परमाणु क्षमता है उसको लेकर के और फिर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो उसने हाल में एक रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार भारत के पास में जो उसका परमाणु शस्त्रागार है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो गया है। यानी भारत ने जनवरी 2024 तक कितने परमाणु हथियार संग्रहित कर लिए हैं? 172 कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास में कितने? 170 हैं। तो भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया है। ठीक है। और इसी के तहत देखें तो चीन जो है वो अपने परमाणु शस्त्रागार का लगातार विस्तार कर रहा है और उसने जो है वो अभी 500 वारहेड कर दिया है ना। तो पहले जो 410 वारहेड थे वो बढ़ा करके चाइना ने 500 कर दिए। तो सिप्री ने इस बात का उल्लेख किया है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार
भारत के पास जनवरी 2024 तक संग्रहित परमाणु हथियार कितनी है? तो संग्रहित परमाणु हथियार कितने हैं? 172 है। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो यूरोपियन देशों से संबंधित है, और यूरोपियन देशों ने एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है, यूरोपियन संघ ने, जिसको प्रकृति कानून के नाम से जाना जाता है। तो लग्जमबर्ग जो है यूरोप का, वहाँ पर पर्यावरण मंत्रियों द्वारा मतदान करने के बाद में यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर क्षतिग्रस्त प्राकृतिक पर्यावरण को बहाल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीति को अपनाया है। ठीक है, और ऐतिहासिक प्रकृति कानून को मंजूरी दी है। किस कानून को मंजूरी दी है? प्रकृति कानून को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इस कानून के तहत क्या किया जाएगा? तो प्रकृति बहाली कानून यूरोपीय संघ की महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहलों में से एक है, जिसमें सदस्य देशों को 2030 तक, मतलब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनको 2030 तक, कब तक? 2030 तक अपने भूमि और समुद्री क्षेत्रों के 20% में प्रकृति को बहाल करने के उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। तो उनकी जो जमीन है और समुद्री क्षेत्र है, वहाँ 20% क्षेत्र में प्रकृति को फिर से बहाल करने के उपाय लागू करने होंगे। इस नीति पर काम दिया, ये आदेश दिया है। तो इसके तहत यूरोप के प्राकृतिक आवासों में खतरनाक गिरावट को संबोधित करके और फिर वहाँ पर पुनः जो है वो पर्यावरण को बहाल करना है। तो इसमें ऑस्ट्रिया है ना, जो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके पर्यावरण मंत्री हैं ग्रीन्स के लियोनोर। क्या नाम है इनका? पर्यावरण मंत्री ग्रीन्स के लियोनोर। इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा अनुमोदित ऐतिहासिक प्रकृति के कानून के तहत सदस्य देशों को 2030 तक अपने 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति को बहाल करने के उपायों को लागू करने का आदेश प्रदान किया है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में फिर हम अगली खबर की तरफ जाते हैं। तो अगली जो खबर है वो IBS सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो IBS सॉफ्टवेयर ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की है, और उनका नाम क्या है? सौमित गोयल। क्या नाम है इनका? सौमित गोयल। ठीक है, तो अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है? तो विश्व स्तर पर यात्रा उद्योग के लिए अग्रणी सास समाधान प्रदाता SAAS, सास समाधान प्रदाता IBS सॉफ्टवेयर ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? सौमित गोयल को उन्होंने CEO नियुक्त किया है। अगली जो हमारी खबर है वो फिर क्रिकेट से संबंधित है। ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविड विज। और ये डेविड विज जो है वो एक क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और किस देश के हैं ये? नामीबिया के हैं। तो नामीबिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी डेविड विज ने अभी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है ना। तो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी टीम ने जब अंतिम अपना खेल खेला, अंतिम मैच खेला, तो 41 रनों से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी टीम हार गई। और डेविड विज ने इस इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच के बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, तथा नामीबिया के इस खिलाड़ी ने जो है वो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। नामीबिया की पुरुष क्रिकेट टीम को एक विशेष नाम दिया गया है, जो मैं आपको बता देता हूँ, और उसका विशेष नाम क्या है? ईगल्स। इसको किस नाम से जाना जाता है? ईगल्स के नाम से जाना जाता है। तो T20 के दिग्गज खिलाड़ी जिसका नाम है डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी है? नामीबिया के खिलाड़ी है। और नामीबियाई क्रिकेट की पुरुष क्रिकेट टीम को ईगल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये आज की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। उम्मीद है हमारी यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हो रहेगी। आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।